नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम हर दिन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर हम सिंपली 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है वो भी कवर करते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कुछ सेंट ट्रिक्स। सेंट ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं है, बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है। जितने भी स्टूडेंट्स इन क्लासेस को रेगुलरली देख रहे हैं, उन्हें ये बात समझ में आ चुकी होगी कि अगर यूपीएससी की लैंग्वेज को आप समझना सीख गए, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, उनमें बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आप एलिमिनेट करके अपने आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आपको डेली देखने को मिलती है। एंड दोपहर 2:05 पर मैं इस क्लास को अपलोड कर देता हूँ। आज है डे नंबर 87, तो आपको पता होना चाहिए कि अब तक हमने क्या किया है। तो अब तक हमने 2014 से लेके 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। डे नंबर 82 से हमने स्टार्ट किया था 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर। एंड आज है डे नंबर 87, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 टू 90 तक के क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन है ये? 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर के। ठीक है। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर मेरी स्पीड आपको स्लो लगती है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे करके देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जरा, यहां पे लिखा गया है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड द राइट टू प्राइवेसी। देखो, हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको 10 सेकंड्स देता हूँ, बट जो भी छोटे क्वेश्चन है उनमें आपको टाइम देना मतलब टाइम की बर्बादी है। इसे तो आप सिंपली, आपको पता ही होगा, है ना। अब देखो क्या है कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्यों पूछा गया। देखो हुआ क्या, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसी टाइम का है, उस टाइम पे न्यूज में था, इस वजह से ये पूछा गया। तो ऐसे लिख देता हूँ, जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी। ठीक है, ये रिटायर्ड जस्टिस थे। ये रिटायर्ड जस्टिस थे। इन ये और इनके अगेंस्ट कौन थी? यूनियन ऑफ इंडिया। इनके बीच में एक केस चल रहा था। ठीक है। उसमें ये बात बोली गई कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है, एक्चुअली ये एक फंडामेंटल राइट है। और कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल नंबर 21 में। ठीक है। तो उस टाइम पर ये न्यूज में था, इस वजह से ये पूछा गया। अब जो चीजें न्यूज में आएंगी वो आपसे पूछी जाएंगी। मैं इसी चीज के लिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन अपलोड करता हूँ, मंथली करंट अफेयर्स के। ठीक है। उसमें मैं आपको प्लेसेस इन न्यूज प्लस बाकी जितनी भी करंट अफेयर्स है, सबको मिला के 100 क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है। उसमें कुछ आपको पॉइंटर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे इस बार जो जनवरी की करंट अफेयर्स है, उसमें 67 पॉइंटर्स हैं। ठीक है। तो ये पॉइंटर्स का मतलब और कुछ नहीं है, बल्कि क्या है कि बहुत सारी चीजें क्वेश्चन की फॉर्म में रखने से ज्यादा आसान है कि उन्हें फैक्ट के फॉर्म में मैं आपको बता दूं। तो उनको मैंने फैक्ट की फॉर्म में रखा है, और बाकी 100 क्वेश्चन। ठीक है। तो ये आपकी पूरी मंथ की करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते हैं। परसों ही मैंने जनवरी की करंट अफेयर्स को अपलोड किया है। आप ट्रायल बेसिस पे उसे देख सकते हैं। आपको अगर समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो मंथली मैगजीन्स कंप्लीट कर रहे हैं, आप वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे उस पर हम ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। ठीक है। उनको हम सिंपली करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब उनका रिपीट होने का कोई मतलब है नहीं। तो उस पर हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। हम टाइम उन पे लगाएंगे जो कि स्टैटिक के पोर्शंस हैं। ठीक है। और जिनके थ्रू हम आगे के क्वेश्चंस को या आगे के कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब देखो जरा, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, हुआ क्या था। सीडीएस जो है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये पोस्ट 2019 में आई थी। ठीक है। अब जब ये पोस्ट 2019 में आई थी, तो 2024 में हो गए 5 इयर्स कंप्लीट। तो इस वजह से ये क्वेश्चन उस बार पूछा गया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब मैं आपको करंट अफेयर्स करवाता हूँ, तो क्यों उन चीजों को ज्यादा करवाता हूँ जिनको 5 इयर्स 10 इयर्स या जो न्यूली आई है। ठीक है। उनको मैं क्यों कंप्लीट करवाता हूँ, अब आपको ये रीजन समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखो, यहां पर सीडीएस के बारे में पूछ लिया कि सीडीएस कौन है, क्या है ये पोस्ट। ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट दी गई है, परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। बिल्कुल, ये परमानेंट चेयरमैन है इसके। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर दी 3 सर्विसेज चीफ्स। यार, मिलिट्री कमांड सीडीएस नहीं करते हैं। सीडीएस नहीं है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मतलब है कि ये क्या करेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे।
ठीक है। ये क्या है, ये एज अ चेयरमैन काम करेंगे ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये एडवाइजरी देंगे। ठीक है, एडवाइजरी देंगे। ठीक है, एडवाइस देंगे किसको, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को और बाकी जितने भी चीफ्स हैं उनको। बट इनका काम ये नहीं है कि ये मिलिट्री कमांड एक्सरसाइज करेंगे तीनों सर्विसेज के ऊपर, ये इनका काम नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर है ये, किसके, टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर्स। बिल्कुल, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जिसको भी एडवाइस की जरूरत होगी वो इनसे एडवाइस ले सकता है। ये इनकी पावर है, ना कि ये मिलिट्री कमांड जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट मैं वही कहूंगा कि ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते थे, ओनली व्हेन, जब आपको इसके बारे में नॉलेज होती। ठीक है, ये कुछ भी एप्टीट्यूड से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 और 3 होगा। मैंने आपको बताया है कि कुछ क्वेश्चंस आप नॉलेज से सॉल्व कर पाएंगे, कुछ एप्टीट्यूड से, और कुछ दोनों को मिला के। ठीक है, नॉलेज वाले क्वेश्चंस कौन से होंगे मैं बता दूंगा, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस कौन से होंगे मैं बता दूंगा, और दोनों को मिक्स करके जो आपको सॉल्व करने हैं वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अब ये एप्टीट्यूड से सॉल्व करने वाले कौन से क्वेश्चंस हैं आगे आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपके लिए इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है। ठीक है, सीडीएस से रिलेटेड क्यों कर दिया, देखो फिर से आना इसका मुश्किल है। ठीक है, बट फिर भी जब एक चीज आ गई है तो उसको पढ़ लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया, आप इसे पढ़ लेना। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स में था इसलिए आया था, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला। आगे डिस्कस करने वाली चीजें आएंगी तो उसमें हम पूरा टाइम देंगे। ठीक है, चलिए, अब ये देखो प्योर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं पॉइंटर्स में डालता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया है, ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, ये सारे मैं कहाँ ऐड करता हूँ, पॉइंटर्स में ऐड करता हूँ करंट अफेयर्स की, जो आपको कहाँ पे मिल जाती है, करंट अफेयर्स की पीडीएफ में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑपरेशन सद्भावना। अब देखो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जहां लगाना है वहां लगाएंगे, अभी आगे स्टैटिक के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अब देखो ये भी कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब अगर कोई भी टॉपर आके बोल दे, कोई भी टीचर आपसे आके बोल दे कि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आप उनकी बात प्लीज मत मानना। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2023 में भी हमने देखा, 2024 में भी हमने देखा, और 2025 में भी आप देखोगे कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपको 2000 से 2010 में देखने को मिले कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर 2010 से 20 में क्या देखने को मिला आपको कि यहाँ पर तो एनालिटिक क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, कि हर एक सब्जेक्ट की डेप्थ में एकदम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर आता है ये वाला दौर हमारा 2020 के बाद का, इसमें इन्होंने फैक्चुअल भी ऐड करना शुरू कर दिया एनालिटिकल के साथ। ठीक है, कि मतलब वो ये भी चाहते हैं कि आप प्रॉपर एनालिसिस करो जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, जो भी आपके स्टैटिक के टॉपिक्स हैं उनमें, प्लस वो चाहते हैं फैक्ट भी याद करो। तो देखो फैक्ट भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चीज पूछी जा रही है, अब ये भी पूछी जा रही है, ये नया दौर है जिसमें दोनों चीजें पूछी जा रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला गया कि पूरे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट बॉर्डर, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके बीच में है। ठीक है, तो ये किसके बीच में है? ये आपको कनाडा एंड यूएसए के बीच में देखने को मिलता है। अराउंड 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 8891 से लेके 8893 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर है। वर्ल्ड का सबसे लंबा बॉर्डर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब स्टैटिक, मतलब कि एकदम स्टैटिक है, ये फैक्ट है। अब इसमें क्या डिस्कशन करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो पहले 4 क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिले कि एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, अब आए हैं वो क्वेश्चन जो डिस्कस करने हैं। ठीक है, 80th क्वेश्चन जैसे आया एथिक्स कमेटी के बारे में। ठीक है, ये तो अब क्या है ना कि ये आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है आपका, क्यों, देखो ये चीजें कुछ कमिटीज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें देखने को मिलती है, जो स्टैंडिंग कमिटीज है। तो स्टैंडिंग कमिटीज तो जो है आपको पढ़नी ही है। ठीक है, स्टैंडिंग कमिटीज जो है आपको पढ़नी ही है। उसमें आपको एक एथिक्स कमेटी भी देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया, इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमेटी। अब देखो क्या है कि नॉलेज के साथ इसमें एप्टीट्यूड कैसे काम करेगा, इसको जरा हम देखते हैं। मान लो नॉलेज से आपको नहीं पता कि ये पहली एड हॉक कमेटी थी और बाद में एथिक्स कमेटी बनी, सॉरी बाद में स्टैंडिंग कमेटी बनी, नहीं पता मान लो आपको, चलो इसको हमने छोड़ दिया। अब आओ सेकंड पे,
ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा। क्या सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर है लोकसभा के सिर्फ वही कर सकते हैं? देखो ये नॉलेज है, ऐसा नहीं है। एनी मेंबर, एनी मेंबर, एनी मेंबर, या मैं डायरेक्ट बोलूं तो ऐसा लिखा गया एनी पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी हो, अगर उन्हें ये दिखता है कि कोई भी मेंबर है लोकसभा का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोकसभा की बात चल रही है। दो टाइप की एथिक्स कमेटी होती है, एक होती है राज्यसभा की, एक होती है लोकसभा की, दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, तो अगर लोकसभा की एथिक्स कमेटी है और किसी को लगता है लोकसभा का कोई मेंबर है जो एथिकल काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। अब वो कोई भी मेंबर हो, जरूर पर्सन हो, जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही मेंबर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। जैसे ही आपको टू गलत दिखी, आपको पता चल गया कि तीन स्टेटमेंट्स गलत है, ना आपको थर्ड पढ़ना था ना आपको पहला पढ़ना था, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट पता थी, जिसकी वजह से आप आंसर निकाल के चले गए। ये है एप्टीट्यूड, कि आपको पहली इंफॉर्मेशन नहीं पता थी तो आप परेशान नहीं हुए, आप सेकंड स्टेटमेंट की तरफ गए। आपने सेकंड स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करी, अगर मुझे सेकंड स्टेटमेंट समझ नहीं आती तो मैं थर्ड की तरफ जाता। ठीक है, अब देखो हमेशा ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री स्टेटमेंट्स करेक्ट वाले मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे। तो ऐसी जगह पे तो आप अपना दिमाग लगा लेना, ऐसी जगह तो आप अपने एप्टीट्यूड को, एलिमिनेशन ट्रिक को निकाल लगा लेना। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगली बार का पेपर भी आए उसमें भी ऐसा ही आए, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री करेक्ट, ओनली फोर करेक्ट, या फिर ऑल फाइव करेक्ट, ऐसे जरूरी नहीं है ना। समझ रहे हो इस चीज को? तो ऐसे भी स्टेटमेंट आ सकती है, तो हर चीज पढ़ के चलो, समझ के चलो, कि अगर ऐसी चीज आ गई, हमें नहीं पता सारे ऑप्शन के बारे में, तो वो देखो जिसके बारे में आपको पता है। ठीक है, मैं ये नए स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, पुराने स्टूडेंट्स जो है, जो 2 साल से 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें तो ये बातें पता ही है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है उनको मैं ये बात बता रहा हूँ। अब देखो, इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है और ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। अब ये बोला गया, दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडाइस। सब जुडाइस का मतलब क्या है? देखो, सब जुडाइस का मतलब होता है, अगर किसी भी चीज को सब जुडाइस में डाल दिया जाता है तो उस मुद्दे के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर बात करना पब्लिकली बैन होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो अनलॉफुल है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा मैटर है, उसको टेकअप नहीं किया जा सकता, क्योंकि यार अगर खुद सोचो, अगर लोकसभा में किसी भी एक टॉपिक के ऊपर बात नहीं होगी तो कहाँ होगी? अगर कोई चीज इलीगल बोल दी है, ठीक है, और उसके ऊपर पार्लियामेंट में भी बात नहीं हो सकती तो फिर कहाँ होगी? तो इस वजह से ये कमेटी उस मैटर में नहीं आ सकती जिस मैटर में सब जुडाइस चीजों पे बात करी जा रही है। ठीक है, तो 1 और 3 जो है वो राइट है, बट इसके लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट वाली इंफॉर्मेशन आपको पता होनी थी। ठीक है, तो प्लीज अब जो भी आप स्टैंडिंग कमेटी पढ़ते हो, कोई भी कमेटी पढ़ते हो, तो उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन याद रखना कि वो क्या एड हॉक कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखना उसका काम क्या है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना, क्योंकि आपको पता है कि यार सिर्फ और सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कितने मेंबर्स है कितने नहीं है, कैसी कमेटी है कैसी नहीं है, उसके बारे में भी पूछ रहे हैं कि कोई कंप्लेंट करेगा तो कौन कर सकता है। ठीक है, वो कौन से मैटर्स ले सकती है, ये भी पूछा जा रहा है, तो अब आपको थोड़े डीप में तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया है कि दो सेपरेट टाइप की कमिटीज आपको देखने को मिलती है, एक राज्यसभा की होती है, एक लोकसभा की होती है। जो लोकसभा की होती है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, प्लीज इस चीज को याद रखना। जो राज्यसभा की होती है उसमें 10 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक राज्यसभा की एथिक्स कमेटी, एक लोकसभा की एथिक्स कमेटी। पहले बनी थी राज्यसभा की एथिक्स कमेटी 1997 में, और फिर बनी थी लोकसभा की एथिक्स कमेटी 2015 में। तो इस साल के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 साल पूरे हो गए। तो अब जो ये लोकसभा की एथिक्स कमेटी है इसके बारे में फिर से पढ़ लेना, आ सकता है। ठीक है, फिर एक परमानेंट है, बिकेम अ परमानेंट पार्ट ऑफ इन दी ऑफ द हाउस, सॉरी। तो ऑब्वियसली परमानेंट कौन सा होता है? स्टैंडिंग कमेटी होती है। ठीक है, प्राइमरी रोल क्या है इसका? टू ओवरसी द मॉरल एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एग्जामिन केसेस ऑन द मिसकंडक्ट रेफर्ड टू इट। अब ऑब्वियसली जब नाम ही एथिक्स है तो वही चीजें देखेंगे, नहीं है मॉरल एंड एथिकल कंडक्ट देखेंगे कि हर एक मेंबर मॉरली करेक्ट चीज़ों को और एथिकली करेक्ट चीज़ों को कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड है। कोई भी पर्सन कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कंप्लेंट अगर किसी को करनी होगी तो। और
सिर्फ और सिर्फ उन कंप्लेंट्स को ये नहीं ले सकते जो कि मीडिया रिपोर्ट्स पर बेस्ड हो या फिर सब जुडाइस मैटर से रिलेटेड हो। ठीक है, जो चीज हमने थर्ड स्टेटमेंट में देखी। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये आया 2023 में। तो जब 2023 में आया, ठीक है, और 2023 के यूपीएससी के पेपर के बाद आया था, नवंबर दिसंबर में आया था ये एक्ट, तो ऑब्वियसली 2024 में ही पूछा जाएगा। तो ये तो बहुत ही, जैसे हम कहते हैं ना कि आना ही था, ये हमें पता था। ठीक है, तो अब देखो जरा, ये बोला गया है प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा। नहीं यार, इसमें क्या बोला गया था, इसमें ये बोला गया था कि जो भी नेक्स्ट डीलिमिटेशन कमेटी बैठेगी, उसके बाद जब डीलिमिटेशन प्रोसेस को पूरा किया जाएगा, ठीक है, और ये एक्ट लागू तब किया जाएगा जब डीलिमिटेशन प्रोसेस, नेक्स्ट डीलिमिटेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। लास्ट डीलिमिटेशन प्रोसेस कब हुआ था? 2002 में। किस पर बेस्ड था वो? 2001 के सेंसस पर बेस्ड था। तो ये बोला गया अब जो सेंसस होगा, ठीक है, उसके बाद जो डीलिमिटेशन कमेटी बैठेगी, उसके बाद जब डीलिमिटेशन कमेटी का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, उसके बाद इस एक्ट को लागू किया जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ऐसा नहीं था कि 18वीं लोकसभा से इसे लागू किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट ये एक ऐसी करंट अफेयर्स थी जो सबको पता था आने वाली है। ठीक है, तो इसके बारे में सबने ही पढ़ा था, तो सबने ही ठीक किया होगा ये मैक्सिमम। दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। बिल्कुल ठीक बात है कि ये बोला गया था कि जब भी ये लागू होगा उसके 15 साल तक ये फोर्स में रहेगा। उसके बाद फिर वही उसे चेंज किया जाएगा, अगर जरूरत लगेगी तो चेंज करेंगे, नहीं लगेगी तो फिर आपको पता ही है, जैसे अभी तक जो है रिजर्वेशन जिस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ये भी बढ़ता चला जाता है ना। सिंपल सी चीज है, करेक्ट है। There are provisions for the reservation of seats for scheduled caste women within the quota reserved, कि जो कितना कोटा दिया था, 1/3 दिया था, कि 1/3 जो है वो सीट्स रिजर्व्ड होंगी किसके लिए? विमेन के लिए। ठीक है, अब इस 1/3 के अंदर ही सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट विमेन जो थी वो इंक्लूडेड थी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है, तो एकदम करेक्ट है। तो 2 और 3 जो है यहाँ पे करेक्ट है। थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, देखो क्या पता फिर से आ जाए, इसलिए पढ़ ही लो। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या पता वैसे पूछ ले, स्टेटमेंट बेस्ड फैक्ट कुछ पूछ ले, तो पढ़ लो थोड़ा सा। इस ये आया था 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 से। ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स जो है वो विमेन के लिए रिजर्व करी गई, पर कहाँ कहाँ पर, याद रखना, लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। क्या यहाँ पे राज्यसभा की बात करी गई? क्या यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करी गई? नो, नो राज्यसभा, नो लेजिस्लेटिव काउंसिल, सी, इनकी बात यहाँ पे नहीं करी गई थी, प्लीज इस चीज को याद रखना। उसके बाद क्या बोला गया? सेंसस एंड डीलिमिटेशन, इससे रिलेटेड क्या है कि ये कब फोर्स में आएगा? आफ्टर द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द एक्ट कमेंसमेंट, मतलब जो सेंसस अब होगा, नेक्स्ट जो सेंसस होने वाला है, इसके बाद जब डीलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, सीट्स रिजर्व्ड फॉर विमेन विल बी रोटेटेड आफ्टर ईच डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, क्योंकि आपको पता है डीलिमिटेशन के बाद क्यों, इसके पीछे का रीजन है। डीलिमिटेशन करा क्यों जाता है? डीलिमिटेशन करा इसलिए जाता है कि जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही रिप्रेजेंटेशन उनकी सेंटर में और उस स्टेट में दिखनी चाहिए। तो अब हर डीलिमिटेशन के बाद क्या किया जाता है? जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ही रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सीट्स को चेंज किया जाता है। तो जब सीट्स को चेंज किया जाएगा तो उसके बाद ही तो सेंस बनता है कि फिर इनका जो 1/3 कोटा है विमेन का, उसे भी बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से, उस पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से, है ना। तो इसीलिए ये लॉजिकल भी है, इसको अगर याद नहीं भी करोगे, पढ़ोगे नहीं भी, तब भी लॉजिक से समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो ये 1/3 कोटा है जिसमें विमेन इंक्लूडेड है, उसमें ही सीट्स रिजर्व्ड है SC एंड STs के लिए, उनकी विमेन के लिए। ठीक है, उसके बाद 15 ईयर्स के लिए ये लागू रहेगा, ये रिजर्वेशन। इस एक्ट के तहत आपको यहाँ पे 4 आर्टिकल्स देखने को मिले थे, 330A, 332A, 334A एंड 239A। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट देखने को मिला था। बाकी ये 3 जो थे आर्टिकल्स वो न्यू आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते।
एक्सरसाइज मित्रा शक्ति। अब ये भी वो क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी, ठीक है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए था कि ये जो मित्रा शक्ति एक्सरसाइज है किसके बीच में होती है। तो ये पता होता कि ये तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होती है, तो आप पहली स्टेटमेंट को गलत करके बाकी सब अपने आप करेक्ट हो जाती। समझ रहे हो? अब आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं करंट अफेयर्स के सेशन करवाता हूं, ठीक है, उसमें क्यों मैं डिफेंस एक्सरसाइजेस को भी ऐड करता हूं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस को भी ऐड करता हूं। यही रीजन है यार, आप यूपीएससी को नहीं जानते। आप जो भी टीचर्स हैं, मैं सही बताता हूं आपको, सीधी सी बात बताता हूं, किसी को नहीं पता होता कहां से क्वेश्चन पूछे जाने वाले। सब अपनी पास्ट नॉलेज के हिसाब से आपको क्या देते हैं, आपको जिसे हम कहते हैं कि एडवाइस देते हैं, ठीक है। बट मेरी बात मानना, जो यूपीएससी है वो अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। आप नहीं बता सकते किस साल स्पोर्ट्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस साल डिफेंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस साल अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप नहीं बता सकते। आपको पढ़ना पड़ेगा। या तो आप ये डिसाइड कर लेना कि मैं इन सेक्टर्स को, इन पार्ट्स को छोड़ के ही जाने वाला हूँ और बाकी सब पे मेहनत करने वाला हूँ। या तो आप यही सोच के जाना कि मैं अपनी किस्मत के हिसाब से जाऊंगा सिर्फ ये पढ़ के। या तो अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि हाँ आप बैठ के मेहनत कर सकते हो, तो आप, मैं बोल रहा हूँ आपको, डिफेंस भी पढ़ना, आप अवार्ड्स भी पढ़ना, और आप जो भी मतलब चीजें हैं करंट अफेयर्स की वो पढ़ के जाना, ठीक है। क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ, चीजें आती हैं, चीजें आती हैं। हमने देखा एक साल के पेपर में 5 क्वेश्चन अवार्ड से ही पूछ लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। कई बार जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी आती है नहीं, उसी से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, एक बायस अपने दिमाग में मत बनाना कि यही आता है। अगर आप बायस बना लोगे तो क्या होगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो उस टाइम पर आपके दिमाग में एकदम शौक आ जाएगा अगर आप ऐसे क्वेश्चन देख लोगे। और जब दिमाग शौक में आता है, तो फिर अगले 10 मिनट के लिए काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो उसी के बारे में सोचता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से शॉक फैक्टर आपको ना देखने को मिले, या आप ना महसूस करो अगर आ भी जाए, तो उसके लिए तैयार रहना कि ऐसी चीजें एग्जाम में मैं देखूंगा या देखूंगी जो मुझे बिल्कुल नहीं आती होगी, जो मैंने पहली बार देखी है। तो उसको देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये याद रखना कि आपका टॉप करना जरूरी नहीं है, आपका वो करना जरूरी है जो सब कर रहे हैं, और सबसे अच्छा करना जरूरी है। क्योंकि कट ऑफ डिसाइड होती है इससे कि बाकी सबने क्या किया है, ठीक है। तो बाकी सब जितने सोर्सेस पढ़ रहे हैं वो आपको पढ़ना ही है, प्लस आपको क्या करना है, आपको चीजें अच्छे से पढ़नी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कंपटीशन सिर्फ 50,000 पीपल है, बाकी सब हवा है, बाकी सब कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं, वो अगर कट ऑफ मान लो 80 गई है ना, तो वो 79 पे भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे थे आपसे, उसका मतलब ये था कि किसी ना किसी रीजन की वजह से बस उनका रह गया। वो आपके कंपटीशन का ही पार्ट है। तो जिनका नहीं भी क्लियर हुआ है ना, जो 1-2 मार्क्स से रह गए हैं, वो भी आपका कंपटीशन है। और ये कंपटीशन 50K ही है, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी सब तो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, 4 महीने पढ़ाई करते हैं, 2 महीने पढ़ाई करते हैं, छोड़ देते हैं। बट अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, मेरे साथ 87 डेज से टिके हुए हो, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप सीरियस हो। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में हम डिस्कस कर लेते हैं, बट फिर भी यहाँ पर उस टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब कोई और एक्सरसाइज पूछ लें वो, ठीक है, तो उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा जो मैं करंट अफेयर्स करवाता हूँ उन्हें, ठीक है। औंध पुणे में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। ये जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज अ गोल ऑफ दिस ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक बात है। इंडियन एयरफोर्स इसका एक पार्ट थी, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो ऐसी जो चीजें होती है ना कि इंडियन एयरफोर्स वाज अ पार्ट, ठीक है, ये नहीं बोला सिर्फ यही थे, बोला वाज अ पार्ट, और ऊपर लिखा भी एक्सरसाइज मित्रा शक्ति जो है, और यहाँ पे लिखा भी है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में सब कोई सभी आते हैं। तो बोला वाज अ पार्ट तो एकदम ठीक था। ऐसी स्टेटमेंट्स तो यूजुअली करेक्ट ही होती है, ठीक है। जब बोला जाता है कि उनमें से एक गोल था, गोल, ये नहीं बोला कि सिर्फ यही गोल था। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसी सिंपल स्टेटमेंट्स करेक्ट ही होती है। हाँ, इसमें वो खेल खेल सकते थे, बट उन्होंने नहीं खेला, उन्होंने यहाँ पे खेला, ठीक है। बट ऐसी स्टेटमेंट्स जो है उनको आप समझ के चलो, यूपीएससी की लैंग्वेज है, जब भी वो इतना सिंपल किसी स्टेटमेंट को बनाएंगे तो वो उसे करेक्ट ही करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A writ of prohibition in is an order issued by the Supreme Court और High Court too, ठीक है। अब इन रिट्स को प्रीवियस ईयर पेपर्स में, इसी सीरीज में मैं 2-3 बार बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ।
ठीक है। तो अब मैं सारी रेट्स तो नहीं समझा रहा, बट मैं क्या करता हूं, मेरे को एक चीज लगी कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये प्रोहिबिशन में और सर्चरी में डिफरेंस क्या है। क्योंकि आपको पता है ये दोनों एक ही चीज से रिलेटेड है, बस इनके बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो मैं चाहता हूं आप पढ़ें। ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे अभी आंसर बता दूंगा, कोई बात नहीं, आंसर तो हम पढ़ ही लेते हैं। आप पहले डिफरेंस देखो, प्रोहिबिशन और सर्चरी में डिफरेंस क्या है। देखो क्या होता है, मान लो ये एक हायर कोर्ट है, अब ये लोअर कोर्ट है। ठीक है। अब ये हायर कोर्ट हाई कोर्ट भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, इसलिए सिर्फ हायर कोर्ट लिख रहा हूं, बता रहा हूं आपको। ठीक है। ये कोई लोअर कोर्ट है, मान लो इसकी ज्यूरिसडिक्शन ये है, इसकी ज्यूरिसडिक्शन ये है। ठीक है। बट अब जो इससे हायर कोर्ट होगा उसकी ज्यूरिसडिक्शन में तो बहुत सारे कोर्ट्स आएंगे। बट ये जो लोअर कोर्ट था इसने क्या किया, इसकी इतनी ज्यूरिसडिक्शन थी, इसने यहां का एक केस उठाया और उस पर क्या किया, उस पर जजमेंट पास करना शुरू करा। ठीक है। उस केस को देखना शुरू करा, अभी जजमेंट आई नहीं है। तो क्या होगा, जो हायर कोर्ट होगा वो इसको क्वैश कर देगा, वो कहेगा कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन से ये केस बाहर है और आप इस पर कोई भी जजमेंट पास नहीं कर सकते। अभी ये याद रखना, अभी इस पे ट्रायल चल रहा है, अभी इस पे जजमेंट नहीं आई है। तो उससे पहले ही, अगर जजमेंट आने से पहले ही अगर उसे क्वैश कर दिया कि हाँ आपके अंडर नहीं है ये, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रोहिबिट कर दिया, कोई डिसीजन लेने से पहले ही उसको रोक दिया। सर्चरी में बस इतना सा डिफरेंस है कि इस मुद्दे के ऊपर वो डिसीजन ले चुका है, अब जो जजमेंट पास हुआ है उसे ही हायर कोर्ट ने क्या कर दिया, क्वैश कर दिया। क्या बोला कि आपने जो जजमेंट पास किया है, आपने अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर इस जजमेंट को पास किया है, उस केस को उठाया है, तो आपका जो भी जजमेंट है वो मान्य नहीं है, इस केस को हम देखेंगे। तो जब डिसीजन ले लिया गया, जजमेंट दे दिया गया, उसके बाद अगर कुछ हो रहा है तो वो सर्चरी है। अगर डिसीजन लेने से पहले ही, जजमेंट देने से पहले ही उसको रोक लिया गया तो वो प्रोहिबिशन है। ये मेन जो है वो डिफरेंस है किसके बीच में, प्रोहिबिशन और सर्चरी के बीच में। बस एक चीज याद रखना, प्रोहिबिशन जो है वो प्योरली प्रिवेंटिव है, वो जजमेंट लेने से पहले किया जाता है, एक्शन को स्टॉप किया जाता है। बट सर्जरी जो है वो प्रिवेंटिव भी है, साथ ही साथ करेक्टिव भी है, अगर गलती कर दी है उसके बाद भी इसे लिया जा सकता है, और अगर ऑर्डर जो है प्रिवेंट्स द ऑर्डर फ्रॉम स्टैंडिंग। तो आप याद रखना, सर्जरी जो है वो प्रिवेंटिव भी है, करेक्टिव भी है, बट प्रोहिबिशन जो है वो प्योरली प्रिवेंटिव है। ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसका जो आंसर होगा वो हम देख लेते हैं। द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस, सही बात है। ठीक है। वैसे भी हर जगह गवर्नमेंट पार्लियामेंट गवर्नमेंट लिखा हुआ था, आपको पता ही है, तो प्रोहिबिशन और सर्चरी तो डायरेक्टली कोर्ट से रिलेटेड है दोनों। तो एक ही ऑप्शन था जिसमें कोर्ट दिया गया था। आपको प्रॉपरली नहीं भी पता होता तब भी आप इसे करेक्ट कर जाते, अगर आपको सिर्फ ये पता होता कि ये तो यार हायर जुडिशरी की पावर्स है, ठीक है, तो वैसे ही आप इसे कर जाते। आगे बढ़ते हैं। ओके। अब इस चीज को देखो, मैं क्यों कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो ऊपर वाला क्वेश्चन देख लिया आपने, आपने ऊपर वाला क्वेश्चन देख लिया, वो भी बार बार रिपीट होके आया है। ये वाला क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होके आया है। एक बार फिफ्थ स्केड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, एक बार सिक्स स्केड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, फिर बोला नहीं कि फिफ्थ और सिक्स से पूछ रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टली बिना फिफ्थ या सिक्स को इंक्लूड करे ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप ये देखो मैं क्या बोलता हूँ, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स है ना, जैसे आपका एनवायरनमेंट हो गया, आपका हो गया पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ये जो आपके सब्जेक्ट्स है ना, इनमें से वो उन्होंने कुछ थीम पकड़ी हुई है और उन थीम से ही रिलेटेड थीम्स पकड़ते हैं और उन थीम से क्वेश्चन बनाते रहते हैं, बार बार घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के, सेम क्वेश्चन कभी नहीं देखने को मिलेगा, बट वो उससे ही बनाते हैं। अब जब भी मैंने आपको फिफ्थ शेड्यूल या सिक्स शेड्यूल के बारे में बताया था, मेनली फिफ्थ शेड्यूल की बात कर लेते हैं अभी, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सा एरिया शेड्यूल ट्राइब बनेगा, इसका डिसीजन कौन लेता है, इसका डिसीजन लेता है प्रेसिडेंट। अब जब प्रेसिडेंट ने डिसीजन ले लिया कि ये एरिया जो है वो शेड्यूल ट्राइब है, उसमें उसके बाद जितनी गवर्नेंस की पावर है वो किसके पास है, गवर्नर के पास। तो वही चीज यहां पे देखो पूछ ली, मैंने ये बार बार आपको बताया उस केस में, ठीक है, जब मैंने ये करवाया आपको कि वो प्रेसिडेंट है जो डिक्लेयर करेगा कि ये जो कम्युनिटी है वो शेड्यूल ट्राइब है और ये एरिया जो है वो इनका है। ठीक है। बट
गवर्नर के पास क्या है पावर कि अगर किसी कम्युनिटी को एक बार डिक्लेयर कर दिया है, रिकॉग्नाइज कर दिया है कि वो शेड्यूल ट्राइब है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी गवर्नेंस है वो कौन करेगा? गवर्नर। और गवर्नर के पास इतनी पावर है कि अगर पार्लियामेंट का कोई लॉ है या स्टेट का कोई लॉ है, वो उसे भी खारिज कर सकता है उस एरिया में, क्योंकि अब सारी गवर्नेंस की पावर किसके पास आ गई है? गवर्नर के पास। तो बस डिक्लेयर करने तक की पावर प्रेसिडेंट के पास है, बस इतना याद रखना। ठीक है। अब यही क्वेश्चन पूछ लिया था, मैं बोलता हूँ बार बार रिपीट होता है। अगर मैं कह रहा हूँ आपको, आपने ये डे 1 से लेके जब तक ये पेपर पूरे नहीं होते तब तक की सीरीज देख ली ना, आपका 60 to 70% सिलेबस पूरा हो चुका है मान लो, क्योंकि हमने वो सारी इंपॉर्टेंट थीम्स पढ़ ली बार 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 बार, और उससे रिलेटेड जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसमें उससे रिलेटेड थीम्स भी सारी एडेड होती है। ठीक है। अब देखो, बोला गया है अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट। बिल्कुल सही बात है। अगर एक स्टेट में कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है और क्या है कि शेड्यूल्ड ट्राइब क्या है, जरूरी नहीं है वो दूसरी जो स्टेट है वहां पर भी जिसे हम कहते हैं कि उनकी पॉपुलेशन कम हो या फिर इकोनॉमिकली या टेक्नोलॉजिकली वो इतने साउंड ना हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो स्टेट पर निर्भर करता है कि किस स्टेट में उस पर्टिकुलर ट्राइब की क्या हालत है। अगर उस ट्राइब की हालत ऐसी है कि उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसे शेड्यूल ट्राइब में ऐड कर दिया जाता है। अगर उस ट्राइब को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तो उसको शेड्यूल ट्राइब में ऐड नहीं किया जाता है। तो ये तो स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा। तो ये बात तो एकदम करेक्ट है। ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है। ये की पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नर है। ठीक है, इसे याद रखना। सबसे पहले तो रेगुलेशन मेकिंग पावर्स है इनके पास। ठीक है। एक बार प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये पर्टिकुलर एरिया, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब है मान लो, तो उसके बाद क्या है कि उस शेड्यूल्ड एरिया में रेगुलेशंस बनाने का काम, किसी भी चीज को प्रोहिबिट या रिस्ट्रिक्ट करने का काम कौन करेगा? गवर्नर करेगा। इवन दो ट्राइबल लैंड को किसी ट्राइब से बाहर किसी आदमी को ट्रांसफर करने से रोकने का भी काम कौन करेगा? गवर्नर करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट है या स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट है जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो गवर्नर के पास इतनी पावर है कि वो उसको भी क्या कर सकता है? उसको भी डायरेक्ट कर सकता है कि ये लॉ इधर लागू नहीं होगा, इधर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। गवर्नर ही रिस्पॉन्सिबल है टीएसी बनाने के। ठीक है। वैसे ही अब मुझे आपको एक बात बतानी है मुझे। ठीक है, ये सारी चीज तो हमने पढ़ ली, जो मैंने बोला है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मुझे ये बताओ, 6 शेड्यूल में तो चलो आपको पता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं, 4 स्टेट्स आती है। मुझे ये बताओ 5th शेड्यूल में कमेंट सेक्शन में बताना कितनी स्टेट्स आती हैं। ये आपका काम है मुझे बताने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें ऐसा सच नहीं है जो आप एप्टीट्यूड से कर सको। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखती है किसके सामने? पार्लियामेंट के सामने। ठीक है, रखती है इसलिए बोला क्योंकि अभी जो है वो फीमेल है। ओके, वैसे मेल भी हो सकते हैं। ठीक है। अब क्या है, इधर देखो जरा। अब अगर कोई कंफ्यूज होगी यार प्रेसिडेंट के बिहाफ पे तो नहीं रखते, खुद सोचना, एक कॉमन सेंस लगाना कि बजट जो लेके आता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन लेके आता है? वो तो एक गवर्नमेंट का होता है, और गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है। तो गवर्नमेंट का जो हेड होगा वही तो, उसके बिहाफ पे ही तो ये बिल लाया जाएगा। ठीक है, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाई जाएगी। ठीक है। तो एकदम ये सही बात है कि प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। ठीक है। लोगों को क्या होता है ना, एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट लिखा हो तो वो गलत हो सकता है। यार ऐसे बायस अपने दिमाग में मत बनाओ। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन कर लेना अपने आप को, अगर ऐसा कुछ दिखे कि हाँ यार हो सकता है गलत हो, थोड़ा सोच लेता हूँ या सोच लेती हूँ, सोच लेना, पर हमेशा बायस मत बना लेना कि गलत ही होता है। ऐसा मत करना प्लीज। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसको हटा लेते हो, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद यूनियन लेवल पर नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी पैसा निकालना है वो किससे आता है? वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है। तो उसमें ही डिमांड फॉर ग्रांट्स भी होती हैं, तो ऑब्वियसली वो भी रिकमेंडेशन से ही आएगी जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करेंगे। बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये नॉलेज बेस्ड है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया,
इधर ना मुझे लगा कि एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो दे दिया ना इन्होंने, इधर तो डिमांड फॉर अ ग्रांट लिखा है, पर इंपॉर्टेंट क्या है कि एक कीवर्ड है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि उन्होंने एक चीज को ऐड कर दिया, एक कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया यहां पर एक स्टेटमेंट में, तो अब यहां से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको जरा पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखो क्या होता है कि अब गवर्नमेंट को खर्चे करने हैं, उनको लगता है कि आगे आने वाले एक साल में हमारे ये खर्चे होने वाले, उसी पर बेस्ड हमारा क्या होता है, ये बजट आता है जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसी खर्चे को कहां से निकालना है हमें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो उसको कैसे निकालोगे, उसको ही बोलते हैं डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ठीक है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स उसे ही बोलते हैं। ये एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना है, जो कि कहां पर दिया होता है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बजट आता है ना, उसमें जो खर्चे दिए होते हैं वही निकाले जाएंगे जब डिमांड्स ऑफ फॉर ग्रांट्स को पास किया जाएगा। ये प्योरली 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 सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और सिर्फ लोकसभा का ही राइट है इस पर वोट करने का भी, इसे इस पर बात करने का भी। ठीक है, ये किस में है, आर्टिकल नंबर 13 पे दिया गया क्या, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, ये जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है किसकी है, लोकसभा की। राज्यसभा इस पर वोट नहीं कर सकते, मैंने जैसे आपको बताया। ठीक है, ये याद रखना। इन्हीं एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है चार्ज्ड, एक होता है वोटेड। देखो चार्ज में कौन सी चीज आएंगी जो कि लाजमी है, निकलनी ही निकल रही है, जैसे सैलरीज हो गई, जैसे एग्जांपल के तौर पे जजेस की सैलरी हो गई, कैग की सैलरी हो गई, ये तो निकलनी ही निकलनी है, तो देनी है। तो ये चार्ज में आती है, इस पर वोटिंग नहीं करी जाती। और दूसरा होता है वोटेड, जिन पर वोटिंग करी जाएगी कि ये जो पैसा है ये जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उस पर वोट किया जाएगा, वो बात अलग है। ठीक है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, अगर एक बार इस पर वोट कर दिया गया उसके बाद इसको एप्रोप्रिएशन बिल का पार्ट बना दिया जाएगा, इट्स डिमांड फॉर ग्रांट्स को। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है, वोट एंड अकाउंट क्या होता है। ठीक है, ये भी टर्म पूछ सकते हैं, वोट ऑन अकाउंट। तो क्या होता है कि पहले 2 महीने जो होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के, उसमें जो खर्चा करना होता है उसको मतलब कि उस पर अगर उससे पैसे निकालने हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। अब तक बजट पास नहीं हुआ होता ना, अब तक बजट जो है वो पास नहीं हुआ। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि पैसा चाहिए, जो करंट मतलब कि करंट जो चीजें हैं उनको कंप्लीट करने के लिए पैसा चाहिए, तो उस टाइम पर वोट ऑन अकाउंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, बस इतनी चीज याद रखना और कुछ भी नहीं है। उसके बाद हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे एंड व्हाई भारत मैटर्स। अब देखो यार, ये क्वेश्चन जो है इसको तवज्जो देने की क्वेश्चन जरूरत नहीं है, आपको पता है क्यों। एस जयशंकर ने ये लेके आए थे, बट उस टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, अब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब देखो, जो लोग कहते हैं बुक्स नहीं आती, क्या बुक नहीं आई, आई। बट आप सोचो कि 100 में से एक क्वेश्चन के लिए क्या आप 150-200 बुक्स को रटना ज्यादा बेहतर समझते हैं, खुद सोचो। अब नहीं पता, क्या पता अगले साल 5 बुक पे ही क्वेश्चन बनाते, नहीं पता। तो अगर जो करंट अफेयर्स में, मंथली करंट अफेयर्स में आपको दिख जाती है इंपॉर्टेंट, तो आप उसे पढ़ लो, बट प्लीज आउट ऑफ द बुक पढ़ने मत जाना कि सारी की सारी बुक्स ही पढ़े जा रहे हो। ठीक है, ये मत करना गलती। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्लेसेस इन न्यूज का ये कितनी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको पता है कि हर महीने मैं आपको प्लेसेस इन न्यूज करवाता हूँ, है ना। हर महीने में क्या करता हूँ, आपको प्लेसेस इन न्यूज करवाता हूँ। उसमें मैं दो चीजें मेनली टारगेट करता हूँ। क्या करता हूँ, एक तो कि किस रीजन की वजह से वो न्यूज में है, दूसरा उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है उस पर्टिकुलर कंट्री की, अगर वो न्यूज में है तो, है ना। ये चीज मैं करता हूँ। तो अब देखो उसी पर यहां पर भी क्वेश्चन बना हुआ है। क्या क्वेश्चन बना है कि अर्जेंटीना में आपको वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले थे, बिल्कुल देखने को मिले थे। सूडान में अभी भी, ये तो करंट का न्यूज भी है, मैं मतलब आपको ये पिछले मंथ भी आपको करवाया था कि सूडान में ये देखा जाता है वहां की जो रेगुलर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके बीच में वॉर चल रही है। ये बात एकदम करेक्ट है। फिर आता है टर्की। टर्की में ये बोला कि इसने रीसाइंडेड इट्स मेंबरशिप ऑफ नाटो, ऐसा कुछ भी नहीं है, करेंटली इसका मेंबर है, करेंटली मेंबर है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बस ये स्टेटमेंट गलत थी, बाकी दोनों करेक्ट थे। ये चीजें हम कहाँ कंप्लीट करते हैं, ये चीजें हम प्लेसेस इन न्यूज में कवर करते हैं, आप लेक्चर में देख सकते हो। और आपको मैंने बोला ही है कि एक साल की, लास्ट 1 ईयर की मैं आपको प्लेसेस इन न्यूज एक साथ करवाने वाला हूँ, इसी मंथ आपको वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो
ओनली 2 पेयर्स जो हैं वो यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन सम्ड पाइपलाइन, अब आपने न्यूज़ पढ़ी होती तो आपको पता होता, अगर आप उस टाइम पर ये एग्जाम दे के आए हो। सम्ड पाइपलाइन की फुल फॉर्म, सम्ड की जो फुल फॉर्म ही है ना, वो पता है क्या है? सम्ड की जो फुल फॉर्म है वही है स्विस मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन। तो जैसे ही ये समझ में आ गया स्विस और मेडिटेरेनियन, वैसे ही आप इन दोनों स्टेटमेंट को समझ जाते गलत है या सही है। देखो, बोला गया ये जो सम्ड पाइपलाइन है ये एक स्ट्रैटेजिक रूट है पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स का, कहां? टू यूरोप। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। रेड सी से मेडिटेरियन सी के बीच का ये कनेक्शन है जो ये सम्ड पाइपलाइन है, और ये हमारा पर्शियन गल्फ के ऑयल को और यूरोप के बीच में जो नेचुरल गैस की जो शिपमेंट है उसे कनेक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है और ये भी सही है, बट ये कैसे पता लगा सकते थे? सिर्फ अगर आपको इसकी फुल फॉर्म ही पता होती तो। अब ये उस टाइम पे न्यूज में था इसलिए पूछा गया था, इस पे ज्यादा तवज्जो मत देना। बस हाँ, सम्ड पाइपलाइन अब याद रखना ये क्या है, किसी पेयरिंग वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 explains statement 1। आगे बढ़ते हैं। यार देखो, इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, अब क्या है ना कि 2025 का जो मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवाने वाला हूँ, इसमें मेरे लिए एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन सामने है कि मैं अगर आपको करवाता हूँ, देखो मैं किसी भी कोचिंग की कोई भी आंसर की उठा के तो नहीं करवाने वाला। मैं हर एक क्वेश्चन को खुद पढ़ता हूँ, उसको खुद एनालाइज करूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर का जो ट्रेंड है उसे देखकर उसका आंसर निकालूंगा। तो मैं जो आंसर निकालूंगा वो 97 to 98% आपको ठीक देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज दिस, फिर भी मैं 100% श्योर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी 2025 की जो आंसर की है वो नहीं आई है, और जब 2025 की आंसर की नहीं आई है तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं उस प्रीवियस ईयर को करवा देता हूँ, और अगर उसमें कुछ ऐसा हो कि मैंने आपको कुछ आंसर बताया है और यूपीएससी के हिसाब से कुछ और आंसर है, जैसे इसमें हुआ इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो बहुत दुविधा हो जाएगी, क्योंकि आप फिर उसी तरीके से आगे बढ़ोगे और उसी तरीके से आगे बढ़ोगे। तो मैंने क्या सोचा है कि वी विल वेट कि 15 से 20 अप्रैल तक अगर आपकी आंसर की आ जाती है, यूपीएससी अपलोड कर देता है, तो मैं आपको ये पेपर करवा दूंगा अभी। अगर नहीं आता है तो करेक्ट 21 अप्रैल को एक ही वीडियो में मैं आपको 2025 के सारे और वो होंगे कितने, ऑब्वियसली 100 होंगे। ठीक है, तो उनको करवाने के लिए एटलीस्ट वो 5 आवर्स की क्लास होगी। बट मैं यही बोल रहा हूँ आपसे, लेट अस वेट। अगर वो मतलब कि आंसर की आ जाती है तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, क्योंकि फिर हम 100% श्योर होंगे कि यही आंसर की। अब देखो इसमें क्या हुआ, इस क्वेश्चन से क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो इसमें क्या हुआ। द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। एकदम बात ठीक है। ठीक है, ये बात एकदम ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सबको पता था, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, करेक्ट है। बट क्वेश्चन क्या आया, नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। क्वेश्चन ये था। अब इस चीज को समझो आप, कि ये बोला गया कि कुछ रिवर्स तो ऐसी भी होंगी जो कि सीजनल होगी, कुछ रिवर्स तो ऐसी भी होंगी जो सीजनल होगी, और जब बारिशें होती होंगी तो उस टाइम पर रेड सी से रिवर में वाटर जाता होगा। बट यूपीएससी ने क्या बोला, यूपीएससी ने स्टेटमेंट को सही माना है, उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया उन रिवर्स को जो सीजनल रिवर्स हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन बन जाता है कि हम क्या करें, हम किसको सही माने किसको गलत माने, क्योंकि यूपीएससी अलग ही आंसर देता है। तो इस वजह से आई वांट कि हम वेट करें। ठीक है, अगर नहीं आती है ना तो 1 महीने पहले मैं आपको करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, आप तब तक 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर्स को रिवाइज कर लेना, जो 2014 से मैं 2024 तक के करवा रहा हूँ आपको। 2025 का सिर्फ 1 साल का पेपर है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक क्लास में आपको वो पूरी वीडियो अपलोड करके दे देता हूँ, दे दूंगा, अगर वो इस डेट तक हमें नहीं देखने को मिलती है, अगर आंसर की नहीं आती है तो। पिछली बार भी बहुत लेट आई थी। ठीक है, एग्जाम से शायद 4 से 5 दिन पहले ही आई थी। तो उतना लेट तो मैं नहीं जाऊँगा, मुझे पता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर। पर हाँ, मैं 1 महीने पहले आपको करवा दूँगा।
ठीक है, बट प्लीज उतना वेट कर लो। उससे पहले मैं आपको बहुत सारी वीडियोस, आपको पता है मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, तो उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, तो ये बोथ 1 एंड 2 जो है वो यहाँ पर जो है करेक्ट है। अब ये यूपीएससी का आंसर है, अब हम इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन था और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो यहाँ बोला अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। अब ये नहीं भी लिखा होता तब भी वही होता, क्यों? देखो लोकोमोटिव का मतलब क्या होता है, अगर आपको लोकोमोटिव का पता होता मतलब, तो आप इसे वैसे ही एलिमिनेट कर देते। देखो क्या है, सबसे पहले मुझे पता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, वो सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा? जहां पर फॉसिल फ्यूल्स आएंगे। ठीक है, तो मुझे पता चल गया, ये तो वैसे ही निकल गया। फॉसिल फ्यूल्स जहां पे होंगे जो बर्न करे जाएंगे, वहीं पे सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा एमिशन देखने को मिलेगा। ये मेरे को अपनी प्योर नॉलेज और प्रीवियस ईयर पेपर का जो मैंने एनवायरमेंट के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है वहां से पता है। अब मुझे देखना है, तीन चीजें लिखी है, लोकोमोटिव, शिप्स एंड पावर प्लांट्स। अब मुझे देखना है इनमें से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कहां से देखने को मिल सकता है। लोकोमोटिव का मतलब क्या होता है? वो रेलवे व्हीकल्स, या फिर मैं बोलूं कि लोकोमोटिव वो पुलिंग ट्रेन्स जो आपको एज अ रेलवे व्हीकल देखने को मिलेंगे, जो कि फॉसिल फ्यूल से पावर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये तो रेलवे है, चलो मान लो रेल है, रेल है ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक है, किसी भी टाइप की रेल है, पर एक रेल है, एक ट्रेन है, मुझे पता चल गया। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ ट्रेन, चलो कोई बात नहीं। फिर आती है शिप्स। ठीक है, फिर आती है पावर प्लांट। अब मुझे पता है यार, पावर प्लांट तो पूरी कंट्री में एनर्जी जनरेशन के लिए काम में आता है। तो कहीं कभी भी मुझे एक बात समझ में आ जाएगी कि अगर मैं शिप्स को, लोकोमोटिव को और पावर प्लांट्स को कंपेयर करूं, तो सबसे ज्यादा जो यूज हो रहे हैं, सबसे ज्यादा जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, वो कहाँ होंगे? वो पावर प्लांट में होंगे। तो एक सिंपल सी बात है, इन तीनों को जब मैं देखूंगा तो मैं सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा मानूंगा? ये मानूंगा, और ऑब्वियसली वही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने माना। उसके पीछे एक प्योर लॉजिक है यार। आपको बस ये पता होना चाहिए था सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन कहां से होता है? फॉसिल फ्यूल से होता है। तीन ऑप्शन में था। फिर लोकोमोटिव, शिप्स और पावर प्लांट, हमें लार्जेस्ट बताना है। इनमें से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो पॉल्यूशन करता है वो कौन करता है? पावर प्लांट करता है। सिंपल आंसर तक पहुंच गए। तो ये था प्योर एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आप और नॉलेज की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया है। कल हमारी 2024 की लास्ट क्लास होगी। मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ आपके 15 क्वेश्चंस में से कितने ठीक हुए। ठीक है, कल हमारी जो है वो लास्ट क्लास होगी 2024 के। लास्ट 10 क्वेश्चंस बचे, उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो भी इसे पढ़ रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, जब कल ये क्लास एंड होगी, आप डे 1 से लेके अब तक जहाँ भी पहुंचे, मुझे पता है आपने बीच में भी रिवीजन स्टार्ट किया था, तो आप इसे पूरा करिए। जितनी है 87 क्लासेस है, बहुत होती हैं यार 87 क्लासेस, अब 88 हो जाएंगी कल, तो बहुत होती है 88 क्लासेस। आप इनको रिवाइज करो, एक एक कीवर्ड को अच्छे से पढ़ो। आपको लगता है ना कि अगर मैंने कुछ स्किप कर दिया है, पर आप स्किप मत करो, आप उसे और पढ़ो। ठीक है, और आप देखोगे कि आप की जो सोच है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और यूपीएससी के क्वेश्चंस को करने का जो एप्टीट्यूड है, तरीका है, वो कितना चेंज हो गया होगा। ठीक है, और आई नो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपके लिए बहुत सारी क्लासेस मैं लेके आने वाला हूँ आगे भी। आपको पता है कि भाई पढ़ लेंगे टेलीग्राम चैनल पे मैंने मार्च का टारगेट भी अपलोड किया है। वो सिर्फ करंट अफेयर से रिलेटेड है, वो स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड नहीं है। स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ अभी आपके लिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो 10 बचे हैं वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।